गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हो रहा था जब ब्रिटिश रूल को प्रोड्यूस किया गया, जब ब्रिटिश एजुकेशन लॉ को प्रोड्यूस किया गया। उस टाइम जो लोकल हमारे बच्चे थे वो कहाँ पढ़ रहे थे और किस तरह की सिचुएशन में वो पढ़ रहे थे। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि किस तरह से ब्रिटिश टाइम से पहले बच्चे स्कूलों में जाते थे, किस तरह से पढ़ाई करते थे? हैव यू इवन वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? या आप इस चीज़ से हैरान को समझते हो कि क्या वो स्कूल में जाते भी थे या नहीं? एंड इफ देयर वर स्कूल, अगर यहाँ पर स्कूल थे, व्हाट हैपन टू दिस अंडर द ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश रूल के दौरान उसके साथ क्या हुआ? द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम की रिपोर्ट हम देखते हैं इन द 1830s का जो टाइम था। विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी, विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी थे, टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। उन्होंने टूर किया बंगाल और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का। He had been asked by the company to report the progress of the education in vernacular schools. उनको पूछा गया कंपनी के द्वारा कि आपको एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है जो प्रोग्रेस दिखाएगी कि एजुकेशन की क्या प्रोग्रेस है वर्नाक्यूलर स्कूल्स के अंदर। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। जो एडम ने रिपोर्ट प्रेजेंट की, प्रोड्यूस की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने पाया कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं कार्यरत है बंगाल और बिहार के अंदर। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूट विद नंबर नो मोर देन 20 स्टूडेंट ईच। वो छोटे इंस्टीट्यूट थे जिसके अंदर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन कुड बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वाज कंसिडरेबल। लेकिन जो टोटल नंबर था वो बहुत ही कंसिडरेबल था, वो मायने रखता था। आवर 20 लाख, क्योंकि वो 20 लाख से ज़्यादा थे। दीज इंस्टीट्यूट्स वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल। ये जो इंस्टीट्यूट थे ये वेल्दी पीपल्स के द्वारा सेटअप किए जाते थे, और द लोकल कम्युनिटी या फिर लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। एट टाइम्स दीज वर स्टार्टेड बाय द टीचर, या फिर कभी कभी वो एक टीचर के द्वारा, एक गुरु के द्वारा भी स्टार्ट कर दिए जाते थे। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। जो एजुकेशन का सिस्टम था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएटेड विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन पाठशालाज एट द टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, बहुत कम ऐसी चीज़ें थी जो आज के दिन आप पाठशाला में पाते हो, उस टाइम वो चीज़ें नहीं होती थी। देयर वर नो फिक्स्ड फी, कोई फिक्स्ड फी नहीं होती थी। नो प्रिंटेड बुक, कोई प्रिंटेड बुक नहीं होती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, किसी स्कूल की बिल्डिंग सेपरेट नहीं होती थी। नो बेंचेज एंड चेयर्स, कोई चेयर या बेंच अलग से नहीं होते थे। नो ब्लैक बोर्ड्स, कोई ब्लैक बोर्ड्स नहीं होते थे। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेज, और सेपरेट क्लासेज का कोई सिस्टम नहीं होता था। नो रोल कॉल रजिस्टर्ड, कोई रजिस्टर नहीं होता था रोल कॉल के लिए। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होता था। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं होती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेज वर हेल्ड अंडर अ बेनियान ट्री, कुछ जगहों पर बेनियान ट्री के अंदर ही के नीचे ही क्लासेज ले ली जाती थी। इन अदर प्लेसेज इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप, या फिर विलेज शॉप की किसी कॉर्नर के अंदर, और टेम्पल या फिर टेम्पल के किसी कॉर्नर में भी क्लासेज ले ली जाती थी। और एट द गुरुज होम, या फिर गुरु के घर के अंदर भी। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, जो फी होती थी वो पेरेंट की इनकम के ऊपर डिपेंड करती थी। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, पुअर से ज़्यादा रिच को पे करना पड़ता था। टीचिंग वाज ओरल, टीचिंग जो थी वो ओरल फॉर्म में थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही ये डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेट आउट इनटू डिफरेंट क्लासेज, बच्चे अलग अलग क्लासेज में नहीं बटे होते थे। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस, सभी के सभी एक ही प्लेस पर बैठते थे। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, जो गुरु था वो इंटरेक्ट करता था सेपरेटली अलग अलग ग्रुप के बच्चों से जो अलग अलग लेवल के होते थे। एडम डिस्कवर दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सुटेबल टू लोकल नीड्स। एडम ने ये पाया कि ये फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है वो लोकल नीड के अकॉर्डिंग है, उनको सूट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं, क्लासेज वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम, क्लासेज को हार्वेस्टिंग टाइम में के दौरान हेल्ड नहीं किया जाता था। व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड, जब रूरल चिल्ड्रन जो होते थे वो सामान्यतः उनके खेत के काम में बिजी होते थे।
The Pathshala started on once again when the crop had been cut and stored. और पाठशाला को दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता था जब फसल को काट लिया जाता था और स्टोर कर लिया जाता था. This means that even children of peasants family could study. इसका मतलब ये है कि जो पीजेंट की फैमिली से थे वो भी आसानी से क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे. अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो न्यू रूटीन्स आई और जो न्यू रूल इंट्रोड्यूस किए गए. न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल की जो नए रूल और नई दिनचर्या जो आई अप टू द मिड 19th सेंचुरी. अगर हम मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं द कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरली विद हायर एजुकेशन. कंपनी बहुत ज़्यादा कंसर्न थी, पर अगर हम देखते हैं हायर लेवल की तरफ तो बहुत ज़्यादा. सो इट अलाउज द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस. इसलिए ये जो लोकल पाठशाला थी उनको अलाउ कर रहे थे कि आप फंक्शन कर सकते हो, उसके अंदर वो कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं कर रहे थे, इंटरफेयर नहीं कर रहे थे. आफ्टर 1854 के बाद अगर हम करते हैं द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाक्यूलर एजुकेशन. कंपनी ने डिसाइड किया कि जो ये लोकल एजुकेशन का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना चाहिए. इट फेल्ट दैट देयर कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम. उन्होंने यह महसूस किया कि इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए. इम्पोज रूटीन, एक रूटीन होनी चाहिए. एस्टेब्लिश रूल को बनाना चाहिए. एंश्योर रेगुलर इंटरप्रिटेशन, और इसी तरह से रेगुलरिटी को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए. हाउ वाज दीज टू बी डन, लेकिन ये सब कैसे होगा ये नहीं डिसाइड किया गया. व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक, और किस तरह से के पैमाने जो कंपनी थी उन्होंने सारे के सारे बनाए, या मतलब क्या उन्होंने कदम उठाए, अंडरटेक किए. ठीक है. इट अपॉइंटेड ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स. उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया. इज इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल. हर एक जो पंडित था वो 4 या 5 स्कूलों को का इंचार्ज होता था. द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. जो मेन टास्क होता था पंडित का वो ये होता था कि वो पाठशाला को विजिट करेगा और उनका जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करेगा. ईच गुरु आज टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट. हर एक गुरु को ये बोला गया कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो पीरियोडिक रिपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करोगे. एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल, और एक रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेज हेल्ड करोगे. टीचिंग was now to be used based on टेक्स्ट बुक. अब जो टीचिंग थी वो किस पे बेस हो गई थी, टेक्स्ट बुक पे हो गई थी. एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. और जो ये सारी की सारी लर्निंग हो रही थी इसको भी टेस्ट किया जाता एक एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो. स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस, और बच्चों से भी रेगुलर फीस ली जाती थी. अटेंड रेगुलर क्लासेज, और जो रेगुलर क्लासेज थी वो अटेंड करने के लिए बोला जाता था. सिट ऑन फिक्स्ड सीट, और फिक्स्ड सीटों के ऊपर बैठने को बोला जाता था. एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जो न्यू रूल जो डिसिप्लिन थे उनके रूलों को फॉलो करने के लिए मैंडेटरी समझा जाता था. पाठशाला which accept the new rule was supported through गवर्नमेंट ग्रांट. जो जिन पाठशालाओं ने इन नए रूलों को सपोर्ट किया और इनको इम्प्लीमेंट किया उनको ग्रांट देती रही गवर्नमेंट. दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव गवर्नमेंट सपोर्ट. और जो पाठशाला नहीं इंटरेस्टेड थी कि इस तरह के न्यू रूटीन को इम्प्लीमेंट किया जाए उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला था. इवन टाइम्स गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete with the government aids and regulated पाठशालाज. बहुत सारे ऐसे गुरु भी थे जो अपने आप इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि जो दूसरे स्कूल थे जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही थी वो उनको compete नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं के पास बहुत सारे बच्चे जा रहे थे. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैज अनदर कॉन्सिक्वेंस. जो नए रूल और नए नियम थे वो एक और चिंता का विषय हो गए थे, उनका एक नया नतीजा निकल रहा था. इन द अर्ली सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिली हैड टू बी एबल टू गो टू पाठशाला.
पुराने टाइम में जो पुअर पीजेंट्स की फैमिली से बिलोंग करते थे बच्चे, वो पाठशाला जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल होती थी। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, क्योंकि अब जो नया सिस्टम था उसके अंदर रेगुलर अटेंडेंस मैंडेटरी थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड, हार्वेस्टिंग के टाइम भी जब पुअर फैमिली से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उन्हें काम पर जाना होता था, उस टाइम भी रेगुलर अटेंडेंस चाहिए थी। इन एबिलिटी टू अटेंड स्कूल कम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, और अगर बच्चा स्कूल अटेंड नहीं करता तो इसको इनडिसिप्लिन देखा जाता था कि ये इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, ये अनुशासनहीनता की नज़र से इसको देखा जाता था। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, और इसको एक प्रूफ माना जाता था कि वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। एजेंडा ऑफ द नेशनल एजुकेशन की जो राष्ट्रीय नीति थी उसकी कार्यसूची कैसी थी, उसका एजेंडा कैसा था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जो उस टाइम इंडिया के पीपल्स के बारे में सोच रहे थे, इंडिया की एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिगेन टू टॉक टू ऑफ द नीड ऑफ द वाइल्डर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे थिंकर थे जो सोच रहे थे कि हमारे जो एजुकेशन है उसको वाइल्डर करना चाहिए, उसको बढ़ाने की मैंडेटरी है, उसकी बढ़ाने की ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम है वो, ठीक है। इम्प्रेस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इन यूरोप, क्योंकि वो इम्प्रेस थे जो डेवलपमेंट यूरोप के अंदर हुई थी। सम इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया, कुछ इंडियन सोचते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वही हेल्प कर सकती है हमारे इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए। दे आस्क्ड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, और वो आग्रह करते थे ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन करो, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को ओपन करो, एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और मनी के जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड करो। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट इनमें से कुछ एफर्ट आप लोग आगे चैप्टर 9 में पढ़ोगे। देयर वर अदर इंडियंस, और कुछ ऐसे इंडियंस भी थे हाउएवर हु रिएक्ट अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल, दो ऐसे लोग थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो इन चीज़ों के विरोध में थे। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। लेट्स लुक एट व्हाट दे हैड टू से, आओ हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वो क्या हमें दिखाना चाह रहे थे। ईस्टर्न एजुकेशन हैज इंस्लेव अस, कि जो वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें क्या बना देगी, गुलाम बना देगी। महात्मा गांधी आर्ग्यू दैट, महात्मा गांधी हमेशा ये बोलते थे कि कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियन। जो कॉलोनियल एजुकेशन है मीन्स जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमारे अंदर इंफीरियरिटी लेकर आएगी और हमारे माइंड में एक इंफीरियरिटी की सेंस डेवलप कर देगी। इट मेड अस देम सी वेस्टर्न कल्चर एज सुपीरियर, और यह हमें एक ऐसा नज़रिया प्रोवाइड करेगी जिससे हमें वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसे हम सुपीरियर समझेंगे। एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दैट दे हैड इन देयर ओन कल्चर, और उस प्राइड को डिस्ट्रॉय कर देगी जो उनके खुद के कल्चर से जुड़ा हुआ है। देयर वाज पॉइजन इन द एजुकेशन, और यहाँ पर पॉइजन है एजुकेशन के अंदर, सेड महात्मा गांधी जी ये कहते थे। इट वाज सिंफुल, यह बहुत ही शर्म की बात है। इट एनस्लेव इंडियन, यह इंडियंस को एनस्लेव कर देगी, गुलाम बना देगी। वैसे गुलाम तो तब भी थे लेकिन गुलाम बने की मानसिकता प्रोवाइड कर देगी, लोगों के अंदर मानसिकता ऐसी बनाएगी कि वो हमेशा के लिए गुलाम ही बने रहेंगे। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, ये एक इविल स्पेल कर देगी उनके माइंड के अंदर। चार्म बाय द वेस्ट, वेस्ट के चार्म को देखकर अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट कम फ्रॉम द वेस्ट, और वो लोग जो इससे इन्फ्लुएंस है वो हर चीज़ जो वेस्ट से आएगी उसको अप्रिशिएट करेंगे। इंडियन एजुकेशन इन देयर इंस्टीट्यूट बिगेन एडमायर ब्रिटिश रूल, और जो इंडियन एजुकेशन ले रहे हैं इन इंस्टीट्यूट के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने प्रोवाइड किए हैं वो एडमायर करने लगेंगे ब्रिटिश रूल को।
तो उनकी मानसिकता अपने आप ही स्लेव हो गई। महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट could help Indian recover their sense of dignity। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे जो इंडियन है वो रिकवर कर सके अपनी जो डिग्निटी की सेंस है उसको, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको वो प्रिजर्व कर सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही आर्ग्यू स्टूडेंट टू लीव एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जब उनका नेशनल मूवमेंट चल रहा था उन्होंने बार बार आग्रह किया था बच्चों से कि आप लीव कर दो, आप छोड़ दो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, इन ऑर्डर टू शो टू द ब्रिटिश दैट इंडियन वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव। वो ये दिखाना चाहते थे कि इंडियन अब स्लेव बन के नहीं रहना चाहते। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फील्ड, महात्मा गांधी दृढ़ रूप से ये फील करते थे दैट इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी इन द मीडियम ऑफ टीचिंग। इंडियन लैंग्वेज ही होनी चाहिए जो हमारे टीचिंग का मीडियम होना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिम्पल इंडियन, जो एजुकेशन है इंग्लिश की वो क्रिपल्ड कर देगी इंडियन को, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग, और एक दूरी बना देगी उनके खुद के सराउंडिंग से, एंड मेड देम, और उनको ऐसा बना देगी स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड, कि वो अजनबी होंगे अपनी ही लैंड के ऊपर। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, और वो किसी दूसरी भाषा को बोल रहे हैं, फॉरेन टंग को बोल रहे हैं। डिस्पाइंग लोकल कल्चर, और वो हेट कर रहे हैं लोकल कल्चर के उसमें, उन्हें अपना ही कल्चर नहीं पसंद आएगा। एंड द इंडियन एजुकेशन डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मैस, और जो इंडियन इंग्लिश एजुकेशन है वो नहीं जानती कि जो कॉमन मैन है उसके साथ किस तरह से रिलेट करना है। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी जो कहते थे उसके अकॉर्डिंग वेस्टर्न जो एजुकेशन है फोकस ऑन रीडिंग एंड लर्निंग, वो सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही फोकस करती है। देन ओरल नॉलेज, इसकी कोई ओरल नॉलेज नहीं होती। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव्ड एक्सपीरियंस, जो ये है इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर वेस्टर्न एजुकेशन है, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर ही फोकस करती है, और जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के जो होती है उसको अवॉइड करती है। ही आर्ग्यूड दैट, वो कहते थे कि एजुकेशन ought टू बी डेवलप पर्सन्स माइंड एंड सोल, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी पर्सन के माइंड और सोल दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट हो। लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट, लिटरेसी का सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ लिख ले या बोल ले। बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, उसी को हम एजुकेशन में काउंट नहीं कर सकते। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड, लोगों को अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। लर्न अ क्राफ्ट, उन्हें अपनी एक निपुणता सीखनी पड़ेगी। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग ऑपरेट, और देखना पड़ेगा कि किस तरह से अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ये जो चीज़ें हैं ये उनकी कैपेसिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर को दोनों को बढ़ाएगी। ठीक है। एज नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट थी वो स्प्रेड हुई, दीज अदर थिंकर्स आल्सो बिगेन थिंकिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, बाकी के जो थिंकर थे वो भी इसके बारे में सोचने लगे। इस जो वेस्टर्न एजुकेशन से हमारे देश की तरफ जो एजुकेशन थी, जो टंग थी, उसके अंदर सोचने लगे कि इसमें हमें पढ़ाया जाना चाहिए, विच वुड बी रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेट अप बाय द ब्रिटिश, जो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी जो ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड के अंदर सेट की थी। टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर का शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पीस मिले, शांति मिले। मैनी ऑफ यू हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे बच्चों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट इज एस्टेब्लिश एंड बाई होम, क्या आप जानते हैं इसे क्यों एस्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट इन 1901, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया था, इसे स्टार्ट किया था। एज ए चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे, टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, टैगोर को बहुत हेट होती थी जब वो स्कूल जाते थे। ही फाउंड इट सफोकेटेड एंड
ओप्रेसिव, उसे यह बहुत ही घुटन भरा लगता था और दम घुटने वाला माहौल लगता था, दमनकारी माहौल लगता था। द स्कूल अपीयर लाइक अ जेल, और उन्हें स्कूल एक जेल लाइक अ प्रिजन सॉरी जेल मैं वैसे ही बोल गई, प्रिजन में जेल ही होता वैसे, उन्हें वो एक जेल के जैसे दिखता था। फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग, और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे जैसा उन्होंने फील किया। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसनिंग टू द टीचर, जब बाकी बच्चे टीचर को सुन रहे होते, टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे, टैगोर का माइंड कहीं और ही घूम रहा होता। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन, जो एक्सपीरियंस था उनका कलकत्ता के स्कूल में पढ़ने का, उसी ने शेप दी टैगोर जी के माइंड को कि एजुकेशन किस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए। ऑन ग्रोइंग अप, जब वो बड़े हुए, ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल, वो एक स्कूल खोलना चाहते थे। वेयर द चिल्ड्रन वाज हैप्पी, जहाँ बच्चे खुश रहें। वेयर सी कुड बी फ्री, जहाँ वो फ्री रह सके, एंड क्रिएटिव, और क्रिएटिव हो सके। वेयर सी इज एबल टू एक्सप्लोर हर वोन थॉट और एंड डिजायर, और जहाँ पर वो अपनी खुद की थॉट और डिजायर को एक्सप्लोर कर सके। टैगोर महसूस कर रहे थे दैट चाइल्डहुड ought टू बी टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, जो चाइल्डहुड का टाइम है वो सेल्फ लर्निंग का होता है। आउटसाइड द राइज, जो ये उतार चढ़ाव हैं, एंड द रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स, वो जो ब्रिटिशर्स ने जो ये उतार चढ़ाव मतलब जो ये रूड सिस्टम बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, इससे हटकर टीचर हैड टू बी इमेजिनेटिव, जो टीचर हैं उन्हें इमेजिनेटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, और उन्हें बच्चों को समझना चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर जी के अकॉर्डिंग, द एग्जिस्टिंग स्कूल किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, जो उस टाइम पर स्कूल मौजूद थे वो बच्चों के अंदर नेचुरल जो डिजायर होती है क्यूरियोसिटी की, उसको किल कर रहे थे, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहे थे। हर सेंस, उनकी सेंस को, जो वंडर की उनकी सेंस होती है उसको खत्म कर रहे थे। टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट, टैगोर की व्यू ये थी, क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज ओनली विद इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इस तरह की क्रिएटिव लर्निंग है उसको सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही बढ़ाया जा सकता है। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता, इसलिए उन्होंने 100 किलोमीटर दूर, कलकत्ता से दूर जाकर अपने स्कूल को एस्टेब्लिश किया। इन ए रूरल सेटिंग, एक रूरल सेटिंग के अंदर ही सा इट एज एन ऑडल ऑफ पीस, ये उनको एक जगह देखते थे पीस की, जिसको हम शांति निकेतन बोलते हैं। वेयर लिव इन हार्मनी विद नेचर, चिल्ड्रन कुड क्रिएटिव देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाते थे, और जो नेचुरल क्रिएटिविटी होती है उसको उभार कर सामने लेकर आते थे। इन मैनी सेंसेस, बहुत सारे तरीके से, टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज सिमिलर वे, वो दोनों महात्मा गांधी और टैगोर एक जैसा सोचते थे बहुत सारे सेंसेस में। देयर वर हाउएवर डिफरेंट टू, लेकिन कहीं कहीं पर उनमें डिफरेंस भी है। जैसे गांधी जी हैज़ हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी, जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उनको, और जो मैकेनिज्म और टेक्निक की वर्शिप करते थे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। टैगोर वांटेड टू कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सा एट द बेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन, और जो टैगोर जी थे वो एक तालमेल बनाना चाहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका, और जो इंडियन ट्रेडिशन है उनका। ही एम्फेसाइज द नीड ऑफ टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन, और वो इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज करते थे कि बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जानी चाहिए शांति निकेतन के अंदर।
किस किस चीज़ के साथ, अलोंग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस। आर्ट म्यूजिक डांस जो हमारे देश के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड की साइंस और टेक्नोलॉजी है उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैनी इंडिविजुअल एंड थिंकर्स वर thus thinking about the way of national education system could be function। और बहुत सारे इंडिविजुअल और थिंकर ये चीज सोच रहे थे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस तरह से फंक्शन करेगा। सम वांटेड चेंज विद इन द सिस्टम ऑफ सेट अप बाय द ब्रिटिशर्स। कुछ इसके अंदर चेंज करना चाहते थे जो ब्रिटिशर्स ने सिस्टम प्रोवाइड किया था, सेट किया था। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। और कुछ चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा जनता के पास पहुंचना चाहिए, वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक इसका एक्सटेंड होना चाहिए। अदर आर्ग दैट अल्टरनेटिव सिस्टम बी क्रिएटेड सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली नेशनल। और बाकी जो थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। हु वाज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रू नेशनल। और कौन ये डिसाइड करे कि ट्रू नेशनलिज्म क्या होता है। द डिबेट अबाउट व्हाट द नेशनल एजुकेशन ought टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये जो नेशनल एजुकेशन की थ्योरी थी इसके ऊपर डिबेट चलती रही और स्वतंत्रता के बाद भी यह बहस जो थी वो जारी रही। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर सारा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हैव अ नाइस डे।